हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो साइंस का पेपर है उसका फर्स्ट चैप्टर मैं शुरू करने जा रही हूँ और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है आपका जैव विकास। आपकी लास्ट क्लास में मैंने जो साइंस का सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक आपके हैं इस सेमेस्टर में, तो एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा फटाफट। चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है? जैव विकास। जैव विकास क्या होता है? तो जैव विकास की मूल परिकल्पना जीवों के परिवर्तन से संबंधित है। जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। जैव विकास है क्या? धीरे धीरे जीवों में कुछ ना कुछ विकास होना ही कहलाएगा जैव विकास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हम सभी जानते हैं पर्यावरण क्या कर रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, प्रकृति धीरे धीरे बदल रही है। अब उस जब पर्यावरण बदल रहा है तो उस बदले हुए पर्यावरण में रहने के लिए मनुष्य या जीव जंतु क्या करेंगे? धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने अंदर भी बदलाव करेंगे और वही बदलाव क्या होगा? धीरे धीरे विकसित हो जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहेगा। यही कहलाता है जैव विकास। सामान्य भाषा में अगर आपको बताऊं तो जैव विकास है क्या? प्रकृति के कारण या पर्यावरण के परिवर्तन के कारण या उसके बदलाव के कारण जीव जंतुओं में जो धीरे धीरे विकास हो रहा है वही विकास कहलाता है जैव विकास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझना है तो बहुत प्राचीन समय में जाइए, आदिकाल में। जैसे आदि मानव हुआ करते थे तो आदि मानव क्या करते थे? 4 पैरों पर चला करते थे, हाथ भी उनके चलने में सहायता प्रदान करते थे। वो आदि मानव धीरे धीरे डेवलप हुए, धीरे धीरे विकसित हुए और क्या हुए? 2 पैरों पर चलना सीख गए। और आज का मनुष्य क्या है? 2 पैरों पर चल रहा है। तो ये क्या हो गया? जैव विकास यही है, धीरे धीरे विकसित होकर और वही गुण ट्रांसफ़र हो जाना उनकी पीढ़ियों में। इसी प्रकार से जो आदि मानव हुआ करते थे, मांस खाते थे या नहीं खाते थे? कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को मारा सीधे सीधे खा लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे विकसित होते गए पका के खाने लगे और विकसित हुए तो क्या हुआ? अनाज उगाने लगे। इस तरीके से ये जैव विकास हो गया। ठीक ऐसे ही आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे जिराफ के बारे में सभी ने सुना होगा। जिराफ ने क्या किया? जिस जगह पे जिस वातावरण में वो रहता था वहाँ पर क्या हुआ? धीरे धीरे वातावरण शुष्क होता गया, जलवायु शुष्क होती गई और ज़मीन पे जो घास हुआ करती थी जिसको वो खाते थे धीरे धीरे वो ख़त्म होती गई। जब ज़मीन पे घास ख़त्म होती गई तो उन्होंने पेड़ पौधों को खाना शुरू किया और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत ऊंचे ऊंचे जब वृक्ष थे उनकी पत्तियां खाने के लिए उनको अपनी गर्दन को उचकाना पड़ता था और धीरे धीरे उनकी गर्दन क्या होने लगी? गर्दन और आगे के जो दोनों पैर थे वो टांगे लंबी होने लगी पीछे के पैरों की अपेक्षा। और यही गुण क्या हो गया? विकसित हो गया। और जिराफ की जो गर्दन थी वो अब क्या हो गई? लंबी हो गई, आगे की टांगे लंबी हो गई। यही क्या है? जैव विकास है। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं में या जीवों में उनकी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? जैव विकास। जैसे आप अभी अपने से भी ले सकते हो, पहले के मनुष्यों में पूंछ हुआ करती थी, अब नहीं होती है। धीरे धीरे क्या हुआ? पूंछ का हमने उपयोग बंद कर दिया तो पूंछ क्या हो गई? लुप्त हो गई। और वही क्या हुई? पीढ़ी दर पीढ़ी वही गुण ट्रांसफ़र हो गया और अब क्या है? मनुष्य में पूंछ देखने को नहीं मिलती। तो यही उसकी आनुवांशिक संरचना में क्या होता गया? परिवर्तन होता गया। क्रमिक परिवर्तन या क्रमिक विकास बोल सकते हैं, वही क्या है? आपका जैव विकास है। ठीक है। जैव विकास के प्रमाण क्या क्या हैं? तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जीवों में हुए विकास पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए और जैव विकास के प्रमाण दिए। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि वास्तविकता में जैव विकास हुआ है। ठीक है, वही प्रमाण है। पहला है अवशेषी अंग। जैसे आप सभी जानते हैं, पूंछ का भी एग्जाम्पल दे रही थी, वो क्या है? एक अवशेषी अंग है। जो अंग लुप्त हो जाते हैं वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कान पे पहले हुआ करते थे बाल, जो पहले जो व्यक्ति हुआ करते थे उन सभी के कान के पास कान पर बाल पाए जाते थे, छोटे छोटे। ठीक है, अब वो लुप्त हो गए, अब नहीं पाए जाते किसी के भी कान पर बाल। ऐसे ही आँख में एक निमेशिक पटल हुआ करता था पहले, अब वो लुप्त हो गया है। ये सारे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं अवशेषी अंग पढ़ाऊंगी, यहाँ सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसी अपेंडिक्स पाई जाती थी, जो मांसाहारी जंतु होते थे, मांस खाते थे ना, उनके होती थी। अब हमने खाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे क्या हो गई? वो कम हो गई, यानी कि अब लुप्त हो गई है। ये अवशेषी अंग हो गई। पूर्वजता क्या होती है? तो जैसे पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी, कहीं ना कहीं ये गुण अभी भी देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सभी में पूंछ आ रही है, बहुत ही रेयर केस में कभी कभार आपको ऐसे सुनने मिल जाता हुआ कि वो व्यक्ति है उसके पूंछ, या कोई ऐसा कहीं पर किसी ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जिसकी पूंछ निकली है, तो वो पूर्वजता का ही एग्जाम्पल है। पहले पूर्वजों में वो चीज़ हुआ करती थी, एक आध किसी व्यक्ति में देखने को मिल जाती। जैसे बाल, किसी के बहुत लंबे लंबे शरीर पर बाल पाए जाते हैं,
आजकल सबके तो होते नहीं मनुष्यों में, पहले जो आदि मानव हुआ करते थे उनके जो शरीर पर काफ़ी लंबे-लंबे बाल पाए जाते थे। जैसे आप बंदरों को देख सकते हैं, चूहों को देख सकते हैं, लेकिन अब मनुष्यों के शरीर पर नहीं होते हैं। ऐसी आनुवांशिकी आ जाएगी और आपका जीवाश्म विज्ञान, ये सभी चीज़ें क्या हैं, जैव विकास को प्रमाणित करने के लिए आपके प्रमाण हैं। ठीक है। अब जैव विकास के सिद्धांत को देख लेते हैं। तो जैव विकास के 4 सिद्धांत आप हाँ, 4 सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे आपको, आपके जो सेमेस्टर में है। वो है लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसमें आपके 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है लैमार्कवाद इम्पोर्टेंट, दूसरा है डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। ठीक है। नव लैमार्कवाद भी आया था, नव डार्विनवाद भी आया। ये है क्या, जो डार्विनवाद में जो भी कमियां हुई होंगी उनको संशोधित करके एक सिद्धांत बना दिया, वो था नव डार्विनवाद। ऐसे लैमार्कवाद में जो कमियां थी उनको संशोधित करके एक सिद्धांत बनाया, वो है नव लैमार्कवाद। लेकिन जो पूछे जाने वाले हैं वो है आपके लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। तो शुरू करते हैं आपके पहले सिद्धांत से, जो है आपका लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है, तो इसमें ही इनके वैज्ञानिक का नाम भी है क्या, लैमार्क। जो लैमार्क वैज्ञानिक थे उन्होंने ही आपका सिद्धांत दिया है लैमार्कवाद। डी लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और उनके विकास के सिद्धांत को हम जानते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से। लैमार्क का जो सिद्धांत है इसका नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर आना चाहिए लैमार्क। अगर उन्होंने लिख के दिया लैमार्कवाद किसने दिया, तो सीधे सीधे आप लैमार्क देख के लैमार्क लगाई लिख दोगे। लेकिन अगर ये आता है तो ये याद रखना, ठीक है। ऐसी डार्विनवाद का भी दूसरा नाम है, ठीक। लैमार्क का जो है सिद्धांत उसको उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, लैमार्कवाद है। ये जो सिद्धांत है इन्होंने अपनी जो पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक, इसमें इसका वर्णन किया है। और ये जो पुस्तक थी वो 1809 में प्रकाशित हुई थी। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिलॉसफी जूलॉजिक, ये इनकी 1809 में प्रकाशित हुई पुस्तक है और इसी में इन्होंने जैव विकास का वर्णन किया हुआ है। अगला है लैमार्कवाद की सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। किस आधार पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या क्या बातें बताई हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट दिया था वातावरण का सीधा प्रभाव। जो ये हम लक्षणों की जो देख रहे हैं ये बदलाव हो रहा है वातावरण के प्रभाव के कारण, अनुकूलन की प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। अंगों का उपयोग व अनुपयोग, जिनका उपयोग करते हैं वो अंग विकसित हो जाते हैं, जिनका नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ये आ जाएगा इसमें। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जो लक्षण हमने उपार्जित किया यानी कि अर्जित कर लिया, जो चीज़ हमने जैसे अधिक अंग का उपयोग किया तो विकसित हो गया वो अंग, अब वो क्या हो गया, वो लक्षण हमारे अंदर आ गया और वही लक्षण क्या होगा, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यही कहलाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो फर्स्ट इसमें देख लो है क्या, वातावरण का सीधा प्रभाव। सभी जीवों पर वातावरण में होने वाले बदलाव का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उनकी जो भी संरचना होगी या जो भी स्वभाव होगा उसमें बदलाव आने लगेगा। ये तो वातावरण का प्रभाव हो गया। दूसरा है अनुकूलन की प्रवृत्ति। सभी जीवों में अपने आप को वातावरण के अनुकूलन में बनाए रखने की या ढालने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा वातावरण है, हम सबको पता है पर्यावरण क्या है, धीरे धीरे परिवर्तित होता है। ऐसा तो है नहीं जैसा है वैसा ही रहे, ठीक। जलवायु हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, तो आपका ही क्या रहेगा, ये उसी पर्यावरण में रहने के लिए जंतु क्या करते हैं, अपने आप को बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं कि वातावरण जैसा हुआ, ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा सर्दी है। जैसे आपको पता है कि जो पोल वाला एरिया होता है, ध्रुवों वाला एरिया, वहाँ पर जीव जंतु जो पाए जाते हैं, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो उस कारण उनकी जो त्वचा होती है वो काफ़ी मोटी रहती है, काफ़ी बाल पाए जाते हैं। यही तो अनुकूलन है। ऐसे ही जो आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है उसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं। यही क्रिया क्या है, उस वातावरण में रहने के लिए पौधों ने क्या किया, अपने अंदर कांटों को अपनी पत्नी को कांटों में बदल लिया। यही कहलाता है अनुकूलन, यानी कि परिवर्तित कर लेना उस वातावरण के अनुसार। नेक्स्ट है अंगों का उपयोग व अनुपयोग। तो वातावरण के प्रभाव के कारण अधिक उपयोग आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और कम उपयोग आने वाले अंग धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, ठीक है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि शरीर जिन अंगों का उपयोग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है, वो अंग विकसित होने लगेंगे। जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन का और अपने आगे की जो टांगें थी उनका उपयोग किया, तो धीरे धीरे उसकी आगे की जो 2 टांगें हैं वो लंबी हो गई और गर्दन भी क्या हो गई, लंबी हो गई।
दूसरा क्या है, कम उपयोग किया, जैसे हम लोगों ने पूँछ का उपयोग करना बंद कर दिया। पहले करते थे पूँछ का उपयोग, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उपयोग करना बंद कर दिया। तो ये पूँछ क्या हो गई, धीरे धीरे छोटी होते हुए और धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो ये अवशेषी अंग, जो अंग लुप्त हो जाते हैं वो अंग अवशेषी अंग में आते हैं, ठीक है, उनको अवशेषी अंग बोलते हैं। अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब किया हमने क्या, जो भी हमने ये, जैसे हमने किसी अंग का ज़्यादा उपयोग किया तो वो अंग विकसित हुआ, और जिसका उपयोग नहीं किया वो अंग क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। तो इनके परिणाम स्वरूप या इनके फल स्वरूप जो भी परिवर्तन होगा या जो परिवर्तन हमारे अंदर आ जाएगा, वही परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, और लास्ट में जो जीव उत्पन्न होंगे वो जीव पहले वाले जो जीव थे, जो उनके पैतृक थे, उनसे भिन्न होंगे। जैसे हम लोग, हमारे जो पैतृक हो गए, आदि मानव हो गए, उनसे भिन्न है कि नहीं है, बस वही। तो यही कहलाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। कोई नवीन अंग विकसित हो सकता है या फिर कोई नवीन लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, और वही लक्षण धीरे धीरे क्या, जो लक्षण हमने अर्जित कर लिया, उपार्जित कर लिया है, वही धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहेगा। वही कहलाएगा आपका उपार्जित लक्षण की वंशागति, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो लास्ट में जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने पैतृक जीवों से, जिनसे वो आए हैं डेवलप होके, उनसे भिन्न होंगे। अब लैमार्क के सिद्धांत के उदाहरण में देख सकते हो। पहला उदाहरण है जिराफ का। जिराफ जिस जगह पे था, जिस एरिया में था, वहाँ पर पहले तो वो ज़मीन की जो घास फूस थे वो खाते रहे। धीरे धीरे जब जलवायु शुष्क होती रही, तो जब घास फूस नष्ट हो गई, तो उन्होंने पेड़ पौधों को खाना शुरू किया। एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जब क्या है, जैसे छोटे छोटे जो घास फूस थी उनको खाए, उनसे बड़े पेड़ पौधों को खाया, फिर उनसे बड़े पेड़ पौधों को, जब और बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलने लगे, वृक्ष मिलने लगे, तो इनको खाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी गर्दन को उचकाना पड़ता था और अपनी आगे की टांगों को उचकाना पड़ता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी अगली जो दो टांगें हैं वो लंबी हो गई पिछली टांगों से, और गर्दन भी काफ़ी लंबी हो गई जिराफ की, ठीक। सर्प, सर्प भी इसी का एग्जाम्पल है। बोला जाता है जो सर्प हैं वो छिपकली के प्रकार ही पहले हुआ करते थे, छिपकली के ही पूर्वजों से विकसित हुए हैं सर्प। उनके टांगें पाई जाती थी, लेकिन उनको अपने क्या कहते हैं, बिलों में घुसने के लिए या घास में चलने के लिए, पेड़ों पर चढ़ने के लिए क्या होता था, जो टांगें होती थी उनकी, वो उन्हें रुकावट पैदा करती थी, उन्हें डिस्टर्ब करती थी, नहीं चल पा रहे, बाधा डाल रही हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने टांगों का उपयोग करना बंद किया, और वो छोटी हो के क्या हो गई, बिल्कुल लुप्त हो गई। तो ये जिराफ ने दो एग्जाम्पल अपने दिए थे, ठीक है। तो लेमार्क के दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक जिराफ और एक सर्प। इनके द्वारा ही इन्होंने अपनी जो बात थी, जो सिद्धांत दिया था, जो प्रस्तुत किया था, उसको सिद्ध किया था, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जिराफ है और दूसरा सर्प। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्या है इसके अंतर्गत। अब जब कोई सिद्धांत देता है तो सीधी सी बात है, उसकी आलोचना तो की ही जाती है। तो लेमार्क बात की भी बहुत आलोचना की गई, और आलोचना कुछ इस तरीके से की गई, जो पहला पॉइंट है कि पहलवान की पेशियां विकसित होती हैं, पर उसके पुत्र के समान पुत्र में पिता के समान ही। जैसे हमें पता है कोई पहलवान है, वो निरंतर अभ्यास करता रहता है, और उस अभ्यास के कारण उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। लेकिन अगर उस पहलवान का बेटा है, तो पहलवान का बेटा ज़रूरी नहीं कि पहलवान ही हो, ठीक है। तो ये इसका इन्होंने आलोचना करते हुए एक वाक्य प्रस्तुत किया था। अगला क्या है, अगर माता पिता अंधे हैं तो उनकी संतान भी अंधी हो, ठीक है। जैसा लेमार्क ने कहा था कि वो गुण आ रहा है, विकसित हो रहा है, वंशागत हो रहा है, तो वो आना चाहिए कि अंधे माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी अंधे होने चाहिए। अगला है कि भारत में जो बालिकाएं होती हैं, उनके कान और नाक क्या होते हैं, छेदे जाते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे, अगर ये प्रथा क्या है, बहुत पुरानी चल रही है, बहुत पहले समय से क्या है, कान और नाक दोनों छेदे जाते हैं। लेकिन अगर अभी भी किसी बच्ची का जन्म हो रहा है, तो उसके जन्म के समय क्या उसके कान और नाक दोनों छिदे हुए होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये भी इसी की आलोचना में आ गया कि अगर पहले से ये बहुत टाइम से चल रहा है, तो अब तो ये गुण आ जाना चाहिए, उनके नाक कान दोनों पहले से ही छिदे होने चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक प्रयोग करते हुए इनका जो थी लेमार्क, जो लेमार्कवाद दिया था, उसका खंडन किया। उन्होंने क्या किया, काफ़ी पीढ़ी तक चूहे की, काफ़ी पीढ़ी तक चूहों की जो पूँछ थी उसको काटते रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो नई संतानें उत्पन्न हो रही हैं चूहों की, उनकी पूँछ ना तो ख़त्म हुई और ना ही उस पूँछ की लंबाई कम हुई। तो उन्होंने यही कहा कि अगर ये गुण ट्रांसफ़र हो रहा है वंशागत, तो पूँछ उनकी ख़त्म होनी जानी चाहिए, या फिर उनकी पूँछ की लंबाई कम हो, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इनके खंडन में आ गया। अब कुछ लोग ऐसे थे जो लेमार्कवाद के समर्थन में भी खड़े हुए,
ठीक है। एक थे समनर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया कि चूहों पर ही प्रयोग किया और उन्हें चूहों को 2 वातावरण में रखा। एक ठंडे वातावरण में चूहों को रखा और एक गर्म वातावरण में चूहों को रखा। तो उन्होंने देखा जो चूहे गर्म वातावरण में थे, इनकी पूँछ हो गई और इनके जो कान हो गए, वो ठंडे वाले वातावरण के चूहों की अपेक्षा ज़्यादा बड़े पाए गए। तो उन्होंने समर्थन करते हुए कहा, और जो इन गर्म वातावरण के चूहों की जो संतानें हुईं, वो गुण उन संतानों में भी ट्रांसफ़र हुआ कि जो नए चूहे हो रहे थे, जिनका जन्म हो रहा था, उनके कान और पूँछ भी लंबी होती गई गर्म वातावरण वालों की। ऐसे ही मैकडूगल ने भी चूहों पर प्रयोग किया था और बताया था इन्हीं का समर्थन करते हुए। ठीक है, किसने? मैकडूगल ने। ऐसे कैमलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने छिपकलियों पर किया था प्रयोग। तो काफ़ी सारे लोग इनके समर्थन में भी आए और फिर बाद में उन्हीं लोगों ने मिलके क्या प्रस्तुत किया, थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नव लैमार्कवाद। ठीक है, तो बस इससे क्वेश्चन आते नहीं, इसको मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा नहीं रही हूँ। बस आपको पता होना चाहिए कि कुछ लोग क्या इनकी आलोचना में भी आ गए और कुछ लोग समर्थन में भी आ गए, और उन्होंने प्रयोग कर करके अपनी बातें सिद्ध कर दी कि जो लैमार्क ने कहा था वो चीज़ सत्य है। ठीक है, क्योंकि जब गुण ट्रांसफ़र हो रहा है संतानों में, इसका मतलब क्या है कि लैमार्क ने क्या कहा था, उपार्जित लक्षण की वंशागति, यानी कि जो लक्षण हम उपार्जित कर लेंगे वो धीरे धीरे वंश में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहेगा। यही है आपका लैमार्कवाद। चलिए, तो फिर आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, जिसमें आपका चलेगा डार्विनवाद। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने का मैंने प्रयास किया है। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।